नमस्कार, स्वागत है आपका टीनौ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ है मेरे सहयोगी विश्व मोहन कुमार। आज सेंसेक्स की है मंथली एक्सपायरी और बाजार में आज फिर से हम देख रहे हैं शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट और कुछ अच्छे आंकड़े, कुछ अच्छे नतीजे बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। अच्छे आंकड़ों में आज सरकार ने अपना इकोनॉमिक सर्वे पेश किया और FY27 के लिए जो ग्रोथ का जो टारगेट रखा है, जो अनुमान दिया है, वो दिया है 6.8% से लेकर 7.2% का, और इसको लेकर बाजार में थोड़ा सा उत्साह हम देख रहे हैं। बाकी एक्सपायरी है आज सेंसेक्स की, तो उसके चलते भी तेजी को सपोर्ट मिला है। लेकिन कहानी वही है, पिछले 2 दिन जो हुआ था कि लोअर लेवल से स्ट्रॉन्ग रिबाउंड आ रहा था और सेकेंड हाफ में माहौल बदल रहा था, वोलेटाइल रह रहा था। आज एग्जैक्टली वैसी हमने चीजें पैन आउट होते हुए देखी हैं और निफ्टी है इस वक्त डे हाई पर लगभग 90 अंकों के आसपास की बढ़ोतरी आपको दिखाई देगी। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 60,000 के बेहद करीब, यानी कि पिछले 3 सत्र में लगभग 1500 अंकों के आसपास का उछाल निफ्टी बैंक में हम देख चुके हैं। और निफ्टी बैंक को आज तगड़ा सपोर्ट मिला है SBI से, क्योंकि SBI ने बनाया है आज नया रिकॉर्ड और HDFC बैंक और ICICI बैंक में भी स्थिरता के संकेत मिल रहे हैं। कई सारे ऐसे शेयर हैं जो नतीजों के दम पर चमक रहे हैं। LNT में आज हम बेहतरीन तेजी देख रहे हैं, 4% ऊपर आपको ये शेयर नजर आएगा। तो अगले 1.5 घंटे आप हमारे साथ बने रहिए। अगले 1.5 घंटे में हमारे पास बहुत कुछ है। क्या कुछ हम करने वाले हैं, एक झलक आपके सामने हम रख देते हैं। तो 2:05 पर आपको हम जरा बाजार का हाल FNO के आंकड़ों के माध्यम से बताएंगे कि किस तरह की पोजीशनिंग हो रही है ऑप्शंस वगैरह में। क्लोजिंग ट्रेड लेकर आएंगे 2:10 पर, ऑप्शंस के चैंपियन होगा 2:40 पर, और 3 बजे लेकर आएंगे मार्केट एट 3। 3:10 पर BTST या फिर STBT के ट्रेड्स होंगे कल के लिए, और इवेंट्स टू वॉच होगा 3:20 पर। तो बजट पेश होना है रविवार को, उसके पहले अब एक दिन पूरा कल का और आज का ये 1.5 घंटा बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। तो थोड़ी बजट की प्रिपरेशन भी करवाएंगे, बजट का फ्लेवर भी हमारे शो में जरूर होगा। लेकिन सबसे पहले जरा देख लेते हैं कि बाजार की अभी तक की हाइलाइट्स क्या रही हैं, बड़ी बातें आपके सामने हम रखेंगे। तो बाजार में स्ट्रॉन्ग रिबाउंड लोअर लेवल से तगड़ी रिकवरी, कितनी, लगभग 250 अंकों के आसपास की निफ्टी में, और 25,400 के ऊपर जाके निफ्टी आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। 25,300 नहीं, 25,300 तो कब का पार हो गया है, 25,400 के ऊपर निफ्टी अब पहुंच गया है। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में लगभग लोअर लेवल से 600 साढ़े 600 अंकों के आसपास की रिकवरी है और 60,000 के टचिंग डिस्टेंस पर निफ्टी बैंक खड़ा हुआ आपको दिखाई देगा। HDFC बैंक, ICICI बैंक और यहां तक कि SBI से हम बाजार में आज बढ़िया सपोर्ट देख रहे हैं। ICICI बैंक का जो शेयर है वो इस वक्त डे हाई पर है, 1380 रुपए के आसपास के प्राइसेस हो गए हैं। मेटल में गजब का मूव है, मेटल शेयर लगातार चमक रहे हैं। हिंदुस्तान कॉपर देखिए, इनको एक जो कॉपर ब्लॉक मिला है मध्य प्रदेश में, कल भी हमने जबरदस्त तेजी देखी और आज देखिए ये 20% के सर्किट पर आपको ये शेयर दिखाई देगा। हिंडाल्को भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और मेटल में आज कई सारे शेयरों ने, JSPL, JSW स्टील, वेदांता, कई सारे शेयरों ने अपने लाइफ हाई पे छुआ है। तो ये जो सेक्टर है बिल्कुल स्टैंड आउट परफॉर्मेंस यहां पर जारी है। लेकिन इसके साथ साथ मेटल में अगर हम प्रेशियस मेटल की बात करें तो चांदी और सोना ये भी नए रिकॉर्ड पर हैं और चांदी पहली बार 4 लाख रुपए के पार निकल गई है और सोना पहली बार 1,80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव के ऊपर जाके कारोबार कर रहा है। तो जबरदस्त मूव और इसका बेनिफिट हमने हिंदुस्तान जिंक को भी मिलते हुए देखा है। हालांकि कल जो सेक्टर बाजार में कमजोर थे, आज फिर से हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन और डिफेंसिव IT, फार्मा, FMCG ये जो शेयर हैं आज फिर से आपको नरमे के साथ ही कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। परसिस्टेंट TCS ये जो शेयर हैं 1 से 3% नीचे आज के सत्र में नजर आएंगे। TCS है करीब 2% नीचे इस वक्त निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल। ऑटो शेयर भी आज लगातार हम देख रहे हैं कि तीसरे सत्र में बैक गियर में ही नजर आएंगे आपको। तो ये रही बाजार की बड़ी बातें और कुछ पिक्चर तो आपको मिल गई है, लेकिन बड़ा एक्शन कहां पर हो रहा है जरा उसको भी टटोल लेते हैं ताकि आपको स्ट्रेटजी बनाने में आसानी हो जाएगी। थोड़ी देर में एक्सपर्ट को जोड़ के इंडेक्स का व्यू भी लेंगे और कुछ बढ़िया ट्रेड्स भी समझेंगे। लेकिन विश्वमोहन के पास है बिग बाजार्स की पूरी सूची। विश्वमोहन बताइए कहां पर एक्शन है आज? देखिए, जैसा आप कह रहे थे, बड़ी बातों में मेटल के साथ ही शुरुआत करनी चाहिए। लगातार यहाँ पर तेजी चल रही है। जिस तरह से सप्लाई साइड की दिक्कतें हैं, डिमांड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मजबूत नज़र आ रही है। हिंदुस्तान कॉपर आज भी ज़बरदस्त तेजी, 19.5% की तेजी। नैल्को, जिंदल स्टील, NMDC, तमाम ऐसे स्टॉक्स है। सिर्फ प्रेशियस मेटल्स ही नहीं चल रहे, इंडस्ट्रियल मेटल्स की भी ज़बरदस्त डिमांड है। हम MCX पर भी बता ही रहते हैं कि सारे इंडस्ट्रियल मेटल्स आज रिकॉर्ड हाई पे है। कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम सारे रिकॉर्ड ऊंचाई पर ट्रेड कर रहे हैं और उसका फ़ायदा इन सारे
ही माइनिंग कंपनी को भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक ऐसा सेक्टर है जहां पर पिछले कुछ सत्रों से दबाव दिख रहा है, वो ऑटो का। ऑटो पे एक बार तो यूरोपियन यूनियन वाली जो डील है वो इनके लिए जो लॉन्ग टर्म में निगेटिव दिख रही है कि वहां के अगर सस्ते इंपोर्ट होंगे तो यहाँ की कंपनियों पर दबाव होगा। इस वजह से ऑटो कंपनियों पर दबाव है। साथ ही साउथ अफ्रीका वाली टैरिफ, मारुति के कमजोर नतीजे और बजट को लेकर जो ओवरहैंग है, अनिश्चितताएं उनको दिख रही है, उस वजह से भी ऑटो शेयरों पर दबाव है। एमएनएम, मारुति में तो नतीजे भी खराब थे, ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट थी वो भी कमजोर थी, उसका भी दबाव, और टीवीएस मोटर, भारत फोर्ज जैसे तो पूरा सेक्टर ही ये आज कमजोर नजर आ रहा है। एफएमसीजी शेयरों में आईटीसी में 1 फरवरी से जो सिगरेट पे जो ड्यूटी लागू होनी है उसका दबाव यहाँ पर दिख रहा है। बाकी यहाँ पर कंजम्पशन को लेकर स्लो डाउन की चिंता है। तो तमाम ऐसे स्टॉक्स है और बड़ी कंपनियों के नतीजों से पहले भी ये दबाव दिख रहा है। डाबर, टाटा कंज्यूमर, तमाम ऐसे स्टॉक्स है जहां पर आज के सत्र में गिरावट ही देखने को मिल रही है। नतीजों वाले कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। एल&टी तीसरी तिमाही के नतीजे काफी अच्छे रहे और जो चौथी तिमाही के लिए जो गाइडेंस आया है वो भी काफी मजबूत है। उसका फायदा साफ तौर से इस दिग्गज कंपनी पे मिल रहा है। बाजार बंद होने के बाद कल ये नतीजे आए थे। 4% की तेजी इस स्टॉक में आज के सत्र में दिख रही है। सुब्रॉस, यहाँ पर भी अच्छी तेजी है। नए ऑर्डर की खबर से यहाँ जो नए ऑर्डर मिले हैं इलेक्ट्रिक कंप्रेशर्स के लिए, तो वो एक बढ़िया खबर यहां पर साबित हुई है। 6% की जोरदार तेजी सुब्रॉस के लिए। नतीजों वाले स्टॉक्स में कुछ और स्टॉक्स है जहां नतीजों की वजह से दबाव दिख रहा है, जिसमें थायरोकेयर कंपनी का मुनाफा अनुमान से काफी कमजोर रहा है। हालांकि ग्रोथ आपको मुनाफे में दिखेगी, लेकिन ये अनुमान से काफी कम था, इस वजह से इसकी पिटाई हो रही है। टीटीके प्रेस्टीज नतीजे यहां पे बाजार को पसंद नहीं आ रहे हैं, मुनाफा भी घटा है, मार्जिन भी यहां पे सबड्यूड होते दिखे हैं और केपीआईटी का भी यही हाल था। तीनों ही स्टॉक्स कमजोर नतीजों की वजह से काफी कमजोर होते हुए नजर आए। 3 से 5-6% तक की गिरावट इन स्टॉक्स में दिख रही है। लेकिन नतीजे अच्छे कहां पे आए हैं, तो अपार इंडस्ट्रीज मुनाफा कंपनी का काफी अच्छा बढ़ा है, आय में भी अच्छी ग्रोथ दिखी है, मार्जिन 7.5% से बढ़कर 8.1% हो गए हैं। तो नतीजे काफी बाजार को पसंद आए। अपार इंडस्ट्रीज में अच्छी तेजी और सिम्फनी के भी नतीजे बाजार के अनुमान से बेहतर रहे हैं और दोनों ही स्टॉक तीसरी तिमाही के नतीजों के बाद 4 से 6% तक की तेजी दिखा रहे हैं। तो चलिए, ये तो बजट्स की लिस्ट हुई। अब चलते हैं अभिषेक के पास और समझ लेते हैं कि बाजार में आखिर हो क्या रहा है, बाजार के इनसाइट्स क्या हैं और आपके लिए कौन कौन से अहम लेवल्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। अभिषेक, बताइए। विश्वमोहन, क्लियरली हम देख रहे हैं कि बुल्स का दबदबा बाजार में आपको नजर आएगा, लेकिन उसके पीछे की वजह मेन ये है कि एक तो देखिए कि बजट सामने खड़ा है। बहुत सारे लोग जो अपनी मंदी के पोजीशन में होंगे उसको अनवाइंड कर रहे होंगे और आज सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी है तो उसका भी सपोर्ट बाजार को मिल रहा है। प्योरली नई पोजीशंस भी बन रही हैं, लेकिन शॉर्ट कवरिंग भी आज अपना रोल अदा कर रही है बाजार की इस तेजी में। और कहानी वही है, लगातार 3 सत्र से हम देख रहे हैं कि बाजार दिन के दौरान एक झटका खाता है और वहां से रिकवर करने की कोशिश करता है। तो निफ्टी में लगभग 250 अंकों के आसपास की रिकवरी आज के सत्र में हम देख रहे हैं। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 600 अंकों का सॉलिड गेन लोअर लेवल से निफ्टी बैंक में आया है। बैंक, मेटल, एनर्जी, पावर, रियल एस्टेट, ऑयल एंड गैस, ये कल जो सेक्टर चल रहे थे आज भी वही चल रहे हैं विश्वमोहन। और कल जो सेक्टर सुस्त थे आज भी आपको सुस्ती दिखाई देगी। एफएमसीजी, फार्मा, ऑटो, आईटी, ये सारे के सारे आज के सत्र में नरम हैं। मिड कैप में और स्मॉल कैप में लोअर लेवल से थोड़ी स्ट्रेंथ आई जरूर है, लेकिन ये दोनों के दोनों इंडेक्स फिलहाल आपको सपाट नजर आएंगे और ग्लोबल क्यूज बाजार में ऐसे कोई बहुत ज्यादा फिलहाल प्ले आउट करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो देखते हैं कि ये गेंस कितने सस्टेन होते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारी कई सारी ऐसी चिंताएं हैं जो बाजार के सामने अभी खड़ी हैं। रुपया आपका ऑल टाइम लो पर आज चला गया, क्रूड में उबाल आ रहा है, एफआईज की तरफ से कोई बाइंग कोई सस्टेनेबल है नहीं। कल 480 करोड़ रुपए की बाइंग आई, उसको लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित होना नहीं चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो आप अपने स्टॉप लॉसेस को ऊपर करते रहिए। नीचे के लेवल्स पे हम देख रहे हैं कि 25,800, 25,000, 24,800, 24,500, 24,000 की जो पुट्स हैं उसमें पहले बिल्डअप थोड़ा ज्यादा था, धीरे धीरे वहां पर पोजीशंस लाइट हो रही हैं। तो ये इंडिकेशंस तो है कि बाजार थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। और एक और डेटा मैं शेयर करना चाहूंगा, 26,000 और 26,500 की कॉल में जो ओआई है उसमें आप एडिशन देखेंगे, करीब करीब 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट 26,000 पर है और 26,500 में 1,05,000 का। तो ये कुछ डेटा जो पोजीशन जो है वो दिखा रही है कि बाजार में ऊपर जाने को लेकर इंटेंट तो है। अब थोड़ा सा ना सस्टेनेबल बाइंग 3 दिनों की हो भी गई है, तो वैसे भी थोड़ा उत्साह बढ़ा होगा बुल्स का, और जो मंदी के खिलाड़ी हैं उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा टूटा होगा। आज के लिए अब जो आपके
सपोर्ट रेंज होगी 25,300 से 25,200 है। रेजिस्टेंस की बात करें 25,400 25,500 उसी के बीच में भी आपको निफ्टी दिखाई देगा। ये रेजिस्टेंस जोन है, इसको पार कर लेगा तो फिर आप ऊपर के लेवल देखेंगे। बिकवाली नहीं करनी है, शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं करना है। अब ऐसे बाजार में तेजी की पोजीशन है उसमें आप स्टॉप लॉस करते रहिए। अभी भी हालांकि स्ट्रेटजी वही होनी चाहिए कि जहां पर नतीजे अच्छे आ रहे हैं, जहां पर खबरें अच्छी आ रही हैं, उन पर ही फोकस करके आप चलिए। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में स्ट्रक्चर पहले भी अच्छा था और हमने कहा भी था कि बाय ऑन डिप्स कीजिए, जो भी गिरावट आए आप खरीदारी कीजिए, और अभी भी वही स्ट्रेटजी है। अभी 60,000 के आसपास निफ्टी बैंक पहुंच गया है। 60,000 ऐसा लेवल है, आप देखेंगे कि बुल्स और बेयर्स के बीच बड़ा तगड़ी फाइट चल रही है, मेक और ब्रेक का भी लेवल है वो। और आज निफ्टी बैंक को ट्रिगर करने के पीछे बड़ी आप देखेंगे योगदान रहा एसबीआई का। एसबीआई ने नया रिकॉर्ड बना दिया है, आज 1,070 रुपए के ऊपर निकल गया। आईसीसी बैंक के शेयर को देखिए, डे हाई के आसपास आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। तो निफ्टी बैंक को तो भूल के भी शॉर्ट नहीं करना है। निफ्टी बैंक पहले मजबूत था, मजबूत है, और आगे भी इंडिकेशंस इसके मजबूती के हैं। सारे के सारे जो क्रूशियल डीएमएस हैं उसके ऊपर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। बाय ऑन डिप करना है 59,200 से 59,500 के बीच में आपको मिल जाए तो एक बढ़िया आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी। 59,000 एक बहुत ही अब बढ़िया वाला सपोर्ट निफ्टी बैंक के लिए बन गया है। और फिलहाल के जो इमीडिएट जो टारगेट बनेंगे 60,200 के टारगेट के लिए आप निफ्टी बैंक में बाइंग करके चल सकते हैं। तो निफ्टी में भी स्ट्रेंथ आ गई है, देखते हैं ये स्ट्रेंथ कितनी टिक पाती है, लेकिन निफ्टी बैंक मजबूत है, क्लियरली बाय ऑन डिप्स है। चलिए अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार को लेकर उनकी राय क्या है और आपके लिए कहां पर स्टॉक्स में कमाई के मौके बन रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं दिग्गज एक्सपर्ट हैं अंशुल जैन हमारे साथ हैं, और इसके अलावा ओशो कृष्ण भी हमारे साथ शो में शामिल हो गए हैं। अंशुल जी, ओशो जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। ओशो जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, इंडेक्स को लेकर आपका व्यू, जो एफएनओ के जो डेटा है ओशो क्या सजेस्ट वो कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग लेड रैली है या फिर आपको लगता है कि अब ये जो तेजी बन रही है ये सस्टेन करेगी? हालांकि बजट वाला ट्रिगर सामने खड़ा है हमारे लिए। वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, जैसा आपने बताया कि मार्केट अभी काफी पॉजिटिव टर्न अराउंड हो रहा है एंड यहाँ पे शॉर्ट के पोजीशंस हमें बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। जो टेक्निकल एंड बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है वो निफ्टी के आवरली चार्ट के फॉर्मेशंस पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आवरली चार्ट पे हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है, जिसका हायर टारगेट नियरली 25,650 25,700 तक के देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रैक्शन है, आरएसआई में भी पॉजिटिव क्रॉसओवर है एंड लोअर लेवल से काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से एक टर्न अराउंड होते हुए दिखाई दे रहा है। सो करंट निफ्टी पे जो व्यू है वो 25,350 पे बाइंग के व्यू के साथ निफ्टी पे अप्रोच रखना चाहिए। हायर लेवल्स पे 650 तक के टारगेट्स एक्सपेक्टेड रहेंगे एंड 25,200 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है, ब्रॉडर मार्केट में पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहे हैं एंड एफआईआईज का कल का डेटा काफी पॉजिटिव था। ऑल्दो अगेन यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी स्टिल क्वेश्चनेबल है, बट मुझे लगता है आने वाले दिन पे धीरे धीरे बजट जैसे नजदीक आता है हमें एक अच्छा ट्रैक्शन बनते हुए दिखाई दे सकता है एंड एंटीसिपेटरी मूव देखने को मिल सकती है मार्केट में। सो पॉजिटिव रुझान के साथ हमें अभी मार्केट में डिप्स को बाय की तरह, अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना चाहिए। तो बाजार में जो डिप में आप यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढे, 25,200 निफ्टी के लिए स्टॉप लॉस है, 25,650 तक ये इंडेक्स जाने की संभावना इनको दिख रही है ओशो को। चलिए अब शुरू कर लेते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स। अंशुल जी भी हमारे साथ मौजूद है। अंशुल जी, गुड आफ्टरनून, बताइए सबसे पहले क्लोजिंग ट्रेड्स आपकी तरफ से। तो नमस्कार अभिषेक जी को भी सर, और कुछ भी मांग लिया होता भगवान से तो आज वो भी मिल गया होता। कल बीटीएसटी बैंक निफ्टी देके गए थे, सुबह के तो सारे टारगेट हो गए। कल बीटीएसटी बैंक निफ्टी देके गए थे, केवल 40 पॉइंट से स्टॉप लॉस बचा है और अब टारगेट पे आके खड़ा है। 60,000 का टारगेट अपन ने दिया था, 59,580 पे बीटीएसटी दिया था। अभी भी व्यू पूरी तरीके से पॉजिटिव है। 60,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, हो सकता है थोड़ी देर वहां पे रुके, बट एक बम्प इन द रोड 60,235 पे है, जो 16 जनवरी का स्विंग हाई है। वहां पे एक बार ब्रेक लेगा, वहां पे थोड़ा सा कैचअप करेगा और उसके बाद ऑल टाइम हाई तक बैंक निफ्टी में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि यहां से ऑल टाइम हाई तक का ही सफर चालू हुआ है। बीच में 60,235 पे एक बार थोड़ा सा सांस लेने जरूर रुकेगा, जहां वापस से एनर्जी गैदर करेगा।
थोड़ी सी निफ्टी में जरूर दिक्कत है, उतनी रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं है, 25,473 तक तो पहुंच जाएगा, वहां जाके थोड़ा सा अटकेगा। बट जो सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है बैंकिंग और मेटल, वहीं से बाइंग की सलाह रहेगी। जेएसडब्ल्यू स्टील को बाई करके चलना चाहिए 1 से 2 दिन के लिए 1230 1235 की जोन में। 1205 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 1285 रुपए का टारगेट रहेगा। बहुत स्ट्रेच हो चुकी है मेटल्स की रैली, तो स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रखिएगा, क्वांटिटी थोड़ी सी छोटी रखिएगा, लेकिन मेटल सेक्टर में लॉन्ग जरूर कीजिएगा, क्योंकि और 1-2 दिन अभी यहाँ पे मोमेंटम बना रहेगा। तो बैंक निफ्टी आपको पसंद है और लग रहा है कि आगे ये तेजी कंटिन्यू हो सकती है। इस बीच में अदानी पावर के नतीजे आ गए हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 2,940 से घटा है। कंसोलिडेटेड आय भी घटकर आए हैं, 13,434 करोड़ से घटकर ये 12,717 करोड़ हो गए हैं। तो आय में भी यहाँ कमी दिख रही है, मुनाफा भी घटकर आया है। 2,940 करोड़ से मुनाफा घटकर 2,488 करोड़ हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तीसरी तिमाही के नतीजे हैं अदानी पावर के, आपके स्क्रीन पर है। शेयर को देखिए, आधे % के आसपास की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। एक राय ओशो, अदानी पावर पर आपकी राय क्या है? अदानी पावर टेक्निकली अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ही होवर कर रहा है। तो मुझे लगता है जब तक 130 के जोन को सस्टेन करता है, थोड़ा साइडवेज का ही मोमेंटम इसमें बरकरार रहेगा। हायर लेवल्स पे अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा टेक्निकल डेवलपमेंट्स पॉजिटिव फ्रंट पे नहीं है, तो 142 का एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकलता है काउंटर, तब हमें बाइंग यहाँ पे अग्रवेट होते हुए दिखाई दे सकती है। बट अभी के लिए 130 से 142 का रेंज है, इसी में अभी दायरे में ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकता है। वेट करना चाहिए इस रेंज को ब्रेकआउट का, एंड उसके बाद बाइंग की व्यू लेकर के चल सकते हैं। 30 से 142 का रेंज है, जब तक इस रेंज में रहता है अवॉइड करें। इस रेंज के ऊपर निकलता है फिर आप यहां पे खरीदारी कर सकते हैं। ये ओशो की सलाह अदानी पावर को लेकर है। कंपनी का मुनाफा 2,940 करोड़ से घटकर 2,488 करोड़, कंसोलिडेटेड आय 13,434 करोड़ से घटकर 12,717 करोड़, ईबिटा 4,786 करोड़ से घटकर 4,636 करोड़ और ईबिटा मार्जिन 35.6% से बढ़कर 36.5%। ये कुछ नंबर हैं जो आपके सामने हमने रख दिए हैं। चलिए क्लोजिंग ट्रेड्स की हम बात कर रहे थे, जहां पर बैंक निफ्टी पे अंशु जी काफी बुलिश हैं। उनको लगता है कि 60,000 के आसपास समय बिताने के बाद 60,235 एक हर्डल है, अगर वो निकलता है तो फिर से नया हाई बैंक निफ्टी में लग सकता है। साथ ही जेएसडब्ल्यू स्टील भी उनको पसंद आ रहा है, लेकिन क्वांटिटी छोटी रखनी है, स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मेटल सेक्टर की रैली काफी लंबे समय से चल रही है। 1-2 दिन और ये रैली चल सकती है, ऐसा लगता है। ओशो, अब आप बताइए, आपकी तरफ से 2 क्लोजिंग ट्रेड्स क्या हैं? 2 बाई की ही रिकमेंडेशन है। सबसे पहला मेरा रेलवे काउंटर्स पे थोड़ा रुझान रहेगा बजट को लेकर के स्पेसिफिकली। तो तीतागढ़ रेल सिस्टम में अगर हम देखें तो कल से थोड़ा ट्रैक्शन बनते हुए दिखाई दे रहा है काउंटर में। करेंटली 800 के ऊपर काफी स्ट्रांगली सस्टेनेंस दिखा रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा ट्रैक्शन बन सकता है। अगले 2 से 3 दिनों के लिए तीतागढ़ में बाई की रिकमेंडेशन के साथ व्यू रखना चाहिए। 780 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, एंड हायर लेवल्स पे 840 तक के टारगेट्स हमें इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड काउंटर पावर सेक्टर से है। पावर सेक्टर में काफी स्ट्रांग ट्रैक्शन है, एंड पावर ग्रिड को अगर हम देखें तो रिसेंटली काफी स्ट्रांग सेल ऑफ के बाद ओवरसोल्ड टेरेन से पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। तो पावर ग्रिड पे बाई की रिकमेंडेशन है, करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह है। 254 का काफी स्ट्रांग टर्न अराउंड पॉइंट है, जिसका स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, एंड हायर लेवल्स पे 272 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। पावर ग्रिड एकदम बिल्कुल आज सपाट ट्रेड हो रहा है, लेकिन आगे इनको लगता है कि 272 तक जा सकता है, 254 का ट्रेड। टीटागढ़ रेल यहाँ तो कमजोरी दिख रही है, 1.5% कमजोर है, लेकिन इस कमजोर काउंटर पे भी इनको लग रहा है कि आने वाले 2-3 दिन अच्छे रहेंगे और 840 के टारगेट के लिए खरीद सकते हैं। तो ये आइडेंटिफाई करके ओशो लेकर आए हैं। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप बाकी ब्रॉडर मार्केट से कुछ और दमदार स्टॉक्स आपके लिए लेकर आएंगे। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है टीनो स्वदेश पर। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल, और बाजार में लोअर लेवल से अच्छी स्ट्रेंथ आई थी, हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रेशर निफ्टी पर आया है। हालांकि अभी भी गेंस हैं करीब 75 अंकों के आसपास की, और कुछ अच्छे शेयरों की अगर बात करें जिनका वेटेज बड़ा है तो L&T एक्सिस बैंक में 3 से 4% के आसपास की गेंस पर आज आपको कारोबार होता हुआ नजर आएगा। बाकी ऑयल एंड गैस में भी एक्शन भरपूर है। ABB
सुपर स्पीड में दौड़ रहा है। एबीबी 10% के सर्किट पर लगभग आपको दिखाई देगा। और इसके अलावा मेटल में नैल्को, एनएमडीसी, हिंडाल्को, तमाम शेयर आज के सत्र में चमक रहे हैं। तो नतीजों का जहां पर एक्शन है, हम उसकी भी बातचीत कर रहे हैं। एलएनटी में तो नतीजों का ही ट्रिगर था और गाइडेंस वगैरह इन्होंने काफी अच्छे दिए थे अपने। लेकिन एक और कंपनी जिसने अपने नतीजे जारी किए हैं वो है स्नैक्स, मिठाइयों का कारोबार से जुड़ी हुई बीकाजी फूड्स। और Q3 के नंबर आ गए हैं। नंबर एक बार आपके सामने रखते हैं, फिर मैनेजमेंट से भी हम बातचीत करेंगे। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू उनका 10-10.5% बढ़ा है और 790 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इनका आया है, अनुमान से थोड़ा सा बेहतर है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट आया है इनका 62 करोड़ रुपए पर, अनुमान था करीब 58 करोड़ रुपए के आसपास का। उस हिसाब से प्रॉफिट भी इनका बेहतर हुआ है, वैसे डबल से ज्यादा हो गया है प्रॉफिट। और मार्जिन की बात करें तो मार्जिन भी इनका आ गया है 7.8% से बढ़कर 12.4%, अनुमान था 12.25% के आसपास के मार्जिन के। तो मार्जिन एक्सपेंशन हमने देखा है बीकाजी में, और ये एक अच्छी चीज जरूर है इसमें। हालांकि शेयर में हम कोई खास इंपैक्ट देख नहीं रहे हैं। स्नैक्स कारोबार में डबल डिजिट ग्रोथ है, लेकिन स्टॉक आपको आज सपाट कारोबार करता हुआ नजर आएगा और पिछले महीने भर में गिरावट का ही शिकार हुआ है, करीब 12-13% ये शेयर टूटा है। तो नतीजों पर जरा बातचीत कर लेते हैं और समझते हैं कि कंपनी के आगे की स्ट्रेटजी क्या है, ये नंबर जो रिपोर्ट किए हैं इसके पीछे के क्या ट्रिगर्स रहे हैं। हमारे साथ कंपनी के COO मनोज वर्मा और CFO ऋषभ जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी और ऋषभ जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 स्वदेश पर। मनोज जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। जो नतीजे आए हैं Q3 के लार्जली इनलाइन ही रहे हैं। हालांकि ग्रोथ में जो हमने देखा है कि मेनली एथनिक स्नैक्स से आई है, जिसका रेवेन्यू शेयर भी बड़ा है। इसमें जीएसटी कट्स का कितना रोल रहा है और FY27 के लिए इस सेगमेंट में आप किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो जीएसटी का सर्टेनली इसमें रोल रहा है, इसीलिए अगर हम देखें कि Q1, Q2 की क्या ग्रोथ थी और Q3 की क्या ग्रोथ है, इतने स्पेस में बड़ा है। लेकिन अभी बहुत जल्दी होगा कुछ इसके लिए बोलना। तो जैसा हम सोचते हैं कि मेरे ख्याल से इसका अगले 2 क्वार्टर और तक इसको ओवरऑल ये कंजम्पशन में जरूर हेल्प करेगा, बट क्वांटिफाई करना कितना हेल्प करेगा ये आज शायद बोलना नहीं ठीक रहेगा। ऑलराइट, मनोज जी नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। एक बार आपसे आपके पैकेज स्वीट्स सेगमेंट के बारे में समझना चाहेंगे, क्योंकि तीसरी तिमाही में 17% डिक्लाइन सीजनैलिटी की वजह से हमने देखा। दिवाली के बाद डिमांड नॉर्मलाइज हुई है क्या, इसके बारे में अगर आप बता पाए, और चौथी तिमाही में स्ट्रॉन्ग रिकवरी की क्या उम्मीद करें? देखिए, हम अपने बिजनेस का जो हमारा गिफ्टिंग और स्वीट्स का बिजनेस होता है, हम उसको Q2 और Q3 मिला के देखते हैं, वही एक सही तरीका है। क्योंकि अगर जल्दी दिवाली आती है तो वो बिजनेस Q2 का बड़ा करती है, और अगर देर से दिवाली आती है तो Q3 का बिजनेस बड़ा होता है। तो अगर हम दोनों मिला के देखें या YTD बेसिस पे देखें तो ऑन ट्रैक है। और Q4 अगेन विल बी ऑन अ ग्रोथ, जो हमारी जो इस समय कंटिन्यूड ग्रोथ है ऑन अ YTD बेसिस, उतना मेंटेन रहेगा स्वीट्स। पर ऋषभ, अगर आप हमें बता पाएं कि अगर हम पीनट्स को छोड़कर ज़्यादातर रॉ मटेरियल के प्राइसेस को देखें तो वो स्टेबल रहे हैं। इनपुट कॉस्ट आउटलुक क्या है? क्या Q3 में कोई प्राइस हाइक ली गई थी या आगे कोई प्राइस हाइक के प्लान है? इनपुट कॉस्ट, इनपुट प्राइसेस में हर एक रॉ मटेरियल लगभग सभी स्टेबल है। इस वक्त क्रॉप मीडियमली ठीक है। पीनट की कॉस्ट काफी बढ़े हुए, लेकिन ओवरऑल Q4 में हम लोग कोई मेजर प्राइस हाइक नहीं देख रहे। हम Q4 इवेल्युएट करेंगे कि ओवरऑल क्या सभी क्रॉप के क्या प्राइसेस हैं, उसके हिसाब से Q1 ऑफ नेक्स्ट ईयर में विल थिंक ऑफ राइजिंग प्राइसेस। ऑलराइट, बट ऋषभ एंड मनोज, इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज आपने समय निकाला और नतीजों पर हमसे चर्चा भी की। आने वाले नतीजों के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलिए, ये थे मैनेजमेंट बीकाजी फूड्स के, जहां हमने समझा कि क्या कुछ खास रहा इस बार नतीजों में। और स्टॉक को अगर हम देखें तो फिलहाल वो सपाट ही ट्रेड कर रहा है। हमारे एक्सपर्ट अंशुल जैन हमारे साथ लगातार मौजूद है। अंशुल, गुड आफ्टरनून। एक बार बीकाजी पे क्यों ना आप अपनी राय दे दीजिए। आगे की ग्रोथ को लेकर तो मैनेजमेंट पॉजिटिव है, बट क्या स्टॉक को लेकर भी पॉजिटिव आउटलुक बनाना चाहिए?
देखिए बीकाजी में फिलहाल तो करेक्टिव ट्रेंड में है और इसमें एक दिक्कत है। रेक्टेंगल बना हुआ था 818 694 जिसका लास्ट वीक में ब्रेकडाउन आया है और करंट वीक में उसको रीटेस्ट कर रहा है 694 को। तो जब तक 694 700 जोन क्रॉस नहीं होती है ये बेरिशनेस बनी रहेगी और प्रोबेबली डाउनसाइड 607 रुपए जो कि रेक्टेंगल का टारगेट है वो टेस्ट हो सकता है। तो अगर फेल होना है इस बेरिश सेटअप को तो स्टॉक को प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक 700 रुपए क्रॉस होना चाहिए जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम दिख रही है। तो डाउनसाइड टारगेट 607 जोन आता हुआ ज्यादा दिख रहा है। तो आपको डाउनसाइड के रिस्क यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है बीकाजी फूड्स को लेकर, आपकी तरफ से ये राय आ गई है। इस बीच हमारे साथ एक और फंडामेंटल गेस्ट गौरांग शाह भी जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून गौरांग सर। सर मारुति के साथ आपकी शुरुआत करते हैं। जो तीसरी तिमाही के नतीजे हैं बाजार के अनुमान से काफ़ी कमज़ोर रहे हैं, ब्रोकरेज हाउसेस का भी की जो रिपोर्ट है वो भी कमज़ोर आई है। आपकी राय क्या बन रही है? जो गिरावट दिख रही है मारुति में, क्या ये मौका है या और इंतज़ार करें, इन्वेस्टर्स को और इंतज़ार करना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद विश्व मोहन जी, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे ये हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभवता है कि उनका निवेश है। तो देखिए नतीजों को देख करके निराशा है। लेबर कोड जो आया है उनकी भी इन्होंने प्रोविजनिंग की है प्रॉफिट एंड लॉस में। एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर के थोड़ी बहुत अनिश्चितता का वातावरण है साउथ अफ्रीका को लेकर के, क्योंकि साउथ अफ्रीका एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मुल्क है मारुति के लिए, देश है मारुति के लिए, और वहां पर टैरिफ बढ़ाने की बात की है वगैरह वगैरह। एक हाथ तिमाही में विश्व मोहन जी किसी भी कंपनी में कोई कारणों को लेकर के दबाव दिख सकता है, लेकिन उसका ये अर्थ नहीं होता है कि लंबी अवधि की विचारधारा में आप परिवर्तन करें। डिस्क्लोजर है कि मारुति पर हमारी निवेश बनाए रखने की या फिर खरीदारी की राय है। अगर आपको थोड़ा बहुत संकोच हो रहा है ये सब रिपोर्ट पढ़ के, बाकी जो आप बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि पूरी ताकत लगा करके निवेश मत कीजिए, लेकिन शुरुआत कीजिए इस स्तर से और गिरावट पर जोड़ते जाएं। और अगर किसी ने ऊपरी स्तर पर खरीदा हुआ है मारुति का शेयर तो इस गिरावट का लाभ उठा करके मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत संख्या यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का। ओके, तो मारुति में अगर आप करंट लेवल पे बहुत ज़्यादा नहीं तो धीरे धीरे यहाँ पे खरीदारी ज़रूर कर सकते हैं। हर गिरावट पे यहाँ पर ऐड करने की सलाह हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से मारुति को लेकर आ रही है। चलिए इस बीच हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, जिगर पटेल हैं आनंद राठी शेयर से। जिगर जी गुड आफ्टरनून। आपकी तरफ से क्लोजिंग मार्केट में क्या ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं आज? टोटल मेरे पास आज 4 ट्रेड्स है। सबसे पहले तो हीरो होंडा की बात करते हैं। जो हिसाब से हीरो होंडा का स्ट्रक्चर बना है, काफी एक लंबे अरसे से करेक्शन चल रहा है इसके अंदर, और लास्ट 2 दिन से अगर देखें तो जो मंथली पिवट्स जो है जहां पे सपोर्ट दिख के आ रहा है वो है 5400 का लेवल, और वहां से एक अच्छी खासी डाइवर्जेंस के साथ हमने पिछले 2 दिन से एक मोमेंटम देखी है। तो हीरो होंडा बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे करीबन 5300 के नीचे, और ऊपर में टारगेट रहेगा 5850 से 5900 का हीरो होंडा में। सेकेंड स्टॉक है एनटीपीसी। एनटीपीसी में भी कुछ हफ्तों पहले एक बड़ी मोमेंटम आई थी, उसके बाद एक अच्छी खासी करेक्शन भी देखी और फिर से अभी वही प्रीवियस स्विंग है तोड़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और एग्जैक्टली ये सारी चीजें जो हो रही है मंथली पिवट के ऊपर ही सपोर्ट लेने के बाद ही ब्रेकआउट दिखा है यहाँ पे। तो मैं ये मान रहा हूँ कि एनटीपीसी में भी एक खरीदारी की जा सकती है। करंट मार्केट प्राइस है करीबन 356 का है, तो स्टैगर्ड मैनर में 355 356 के बीच में मिले तो भी बाय किया जा सकता है। 350 का स्टॉप लॉस रहेगा और 370 का टारगेट होगा एनटीपीसी में। सेकेंड स्टॉक है, थर्ड स्टॉक है कोल इंडिया। अगेन सी कोल इंडिया में काफी हफ्तों से करीबन 1 महीना हो गया कि अच्छी खासी मोमेंटम पकड़ी हुई है, और इससे पहले काफी 6 से 7 महीनों तक एक बढ़िया एक कंसोलिडेशन भी हुआ था और ब्रेकआउट भी देखने मिल रहा है यहाँ पे। और पिछले कुछ हफ्तों से अगेन एक कंसोलिडेशन के बाद 440 के ऊपर ब्रेकआउट आता दिख रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ओवर एक्सटेंडेड है कोल इंडिया, बट बाय ऑन डिप्स या फिर स्टैगर्ड मैनर में 455 तक बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो रहेगा कोल
कोल इंडिया में, वो रहेगा करीबन 440 के नीचे और 470 और 475 का टारगेट होगा। चौथा स्टॉक है ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क में भी एक अच्छा खासा करेक्शन आया था हाल फिलहाल में, और लास्ट 2 दिन से एक अच्छा खासा सपोर्ट दिखता हुआ मिल रहा है यहाँ पे, और जो भी एवरेजेस है उसके ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है पिछले 3-4 दिनों से। और ओवरली चार्ट पे भी अगर हम देखें तो एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक मोमेंटम गेन करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो ग्लेनमार्क में भी बाय करने की सलाह रहेगी करंट लेवल से, और स्टॉप लॉस 1980 रहेगा और टारगेट 2050 रहेगा। 50 का टारगेट, ग्लेनमार्क फार्मा 1980 का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है। कोल इंडिया 470 475 का टारगेट, 440 का स्टॉप लॉस। एनटीपीसी 370 का यहाँ पे टारगेट यहाँ पे दिया गया है, 350 का स्टॉप लॉस है। और साथ ही हीरो मोटो 5850 से 5900 का टारगेट। 4 कॉल एक साथ जिगर जी ने आपके लिए बता दिए हैं। चलिए वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद इसी तरह के कुछ और कॉल्स आपके लिए लेकर आएंगे। जल्द लौटते हैं। के बाद आपका फिर से स्वागत है 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल और बाजार है दिन की ऊपरी स्तर के आसपास 25,450 के आसपास पहुंच गया है निफ्टी। हाई है 25,454 का और 3 सत्र में लगभग 400 अंकों के आसपास की तेजी निफ्टी में हम देख चुके हैं। निफ्टी बैंक की बात करें तो 1500 अंकों के आसपास का उछाल है। इस वक्त आप देखिए टाटा स्टील करीब करीब 4% के गेंस के साथ कारोबार कर रहा है। रिकॉर्ड हाई पर यह शेयर भी है। 200 रुपए के ऊपर निकला टाटा स्टील, निफ्टी का है टॉप गेनर। लेकिन आज जिस शेयर ने फिर से सरप्राइज किया है वो है एबीबी का शेयर। करीब करीब 9% ऊपर एबीबी का शेयर आपको नजर आएगा। और 2 सत्र की बात करें तो 2 सत्र में लगभग ये शेयर 17-18% दौड़ गया है। हालांकि 9,000 रुपए के ऊपर के हाई बनाए थे इसने पिछले साल जून में, एबीबी ने जून 2024 में, माफ कीजिएगा। और वहां से अभी भी लगभग ये 30-40% शेयर नीचे होगा अभी। इस पर जरा राय ले लेते हैं। गुरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, ये एबीबी में जो तूफानी रफ्तार बन रही है, अब कहा यह जा रहा है कि एबीबी ग्लोबल, उन्होंने कहा है कि इंडियन वर्टिकल के लिए जो ऑर्डर ग्रोथ रही है उसमें 49% की बढ़त आई है। आपका व्यू सर एबीबी को लेकर, क्या करना चाहिए निवेशकों को? धन्यवाद अभिषेक जी, आपको भी प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। अभिषेक जी देखिए, पूरा जो कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र है या फिर आप ऊर्जा उपकरण की अगर आप बात करें, आधुनिक उपकरण बनाने की बात करें, तो वहां पर कुछ नाम आते हैं। एबीबी इंडिया है, सीमेंस है, एलएनटी है, केसी इंटरनेशनल जैसी कंपनियां हैं जो काफी अच्छा काम करती है क्षेत्र में। जहां तक प्रश्न आपने पूछा, देखिए एक बात तो वास्तविकता ये है कि जो भी पेरेंट कंपनी विदेश में स्थापित है और उस कंपनी का एक हिस्सा भारत में है और वो भारत में शेयर बाजार में लिस्टेड है। अब मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको फिर से। एबीबी की पेरेंट बाहर विदेश में है, सीमेंस की पेरेंट सीमेंस एजी बाहर विदेश में है, बॉश की पेरेंट बॉश एजी वो भी बाहर विदेश में है। जिस प्रकार से सरकार प्रयास कर रही है भारत को एक आधुनिक उत्पादन केंद्र बनाने के लिए, देखिए एक समय था अभिषेक भाई के भारत पूरे विश्व भर से इंपोर्ट करता था। अब जिस नीतियां पर सरकार चल रही है, भारत एक केंद्र बन जाएगा और भारत विदेशों से इंपोर्ट नहीं करेगा, भारत यहां से एक्सपोर्ट करेगा। तो उस परिस्थिति में अगर आप देखने जाएं तो एबीबी पर एज अ डिस्क्लोजर खरीदारी की राय है। हालांकि आज करीबन 450 रुपए ऊपर है, करीबन 9% के आसपास के ऊपर की आपको आपके स्तर दिख रहे हैं इस खबर को लेकर के। मैं ज्यादा महत्व नतीजों पर दूंगा, ऑर्डर बुक पर दूंगा और ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूशन को लेकर के दूंगा। ये बात अच्छी है कि चलिए पेरेंट बता रही है कि इतना बड़ा इनका ऑर्डर बुक है वगैरह और आने वाले भविष्य में ये ऑर्डर बुक और बढ़ेगी। अगर निवेश है तो बने रहे, नहीं है तो आज अगर आपको खरीदारी करनी है तो मेरी राय होगी कि पूरी ताकत लगा करके मत कीजिए। आज 9% ऊपर है, थोड़ा बहुत निवेश आप कर सकते हैं। आने वाले दिनों में अगर गिरावट दिखती है आपको तो आप वहां पर और जोड़ सकते हैं, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का हो। ठीक है, एबीबी को लेकर ये व्यू हो गया। लेकिन एशियन पेंट्स की सुस्ती छटने का नाम नहीं ले रही है और ये शेयर गिर के आ गया है 2400 रुपये के आसपास, यानी कि लगभग 4 महीने के निचले स्तर पर अक्टूबर में ये लेवल थे। और प्रॉफिट में इनके सरप्राइज ड्रॉप आया था और उसके बाद बाजार ने इसको सीवियर पनिशमेंट दी है और ये शेयर संभलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आज लगातार देखिए तीसरे सत्र में
मतलब कोई ऐसा भी नहीं, मतलब ऐसे ही गिर रहा है, 3% 4% की लगातार गिरावट हो रही है। 2700 से गिर के शेयर आ गया है 24 रुपए के भाव पर। अंशुल जी, एशियन पेंट्स ये सर थमेगा यहाँ पर या फिर गिरावट ऐसी चलती रहेगी? क्या करना चाहिए इसमें? तो देखिए, कल जो डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स इनने पोस्ट किए हैं और उसके बाद जो सेल ऑफ आया था, लास्ट आवर में थोड़ी बाइंग जरूर आई थी, लेकिन आज सुबह उसको पूरी तरीके से नलीफाई करके कल के लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इमीडिएट सपोर्ट अब वीकली स्विंग लो 2304, उसके पहले तो कोई भी डेली पे भी कोई सपोर्ट नहीं है और वीकली पे भी कोई सपोर्ट नहीं है। तो 2304 तक तो ये गिरावट नॉन स्टॉप बनी रहेगी। वहां पे अगर कोई रिजेक्शन बनता है या कोई बड़ी वॉल्यूम की रिवर्सल कैंडल बनती है तो बाउंस बैक बनेगा, नहीं तो फिर उसको भी स्लाइस थ्रू कर देंगे। बट ऑलमोस्ट सर्टेन है 80% कि 2304 रुपए 40 पैसे जो वीकली का स्विंग लो है, 13 अक्टूबर 2025 वाला वीकली स्विंग लो, ये लेवल टेस्ट होते हुए दिख रहा है। ध्यान रखना है किस तरीके से एशियन पेंट्स में गिरावट अब बढ़ती जा रही है। बट इसी के साथ साथ एक बार बैंकिंग क्षेत्र से आप देखेंगे तो जी हाँ, निफ्टी बैंक फिलहाल डे हाई पे है, बट एक सरकारी बैंक फिलहाल डे लो पे है। और मैं बात कर रही हूँ कैनरा बैंक की। नतीजे आए थे कुछ समय पहले और नतीजे जो है वो निराशाजनक ही रहे हैं, क्योंकि NIMs में जो है हमें गिरावट देखने को मिली है। और कंपनी ने जो इस साल की शुरुआत में गाइडेंस दी थी, उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में तमाम फैक्टर्स पे बताया है किस तरीके से उन्होंने अपनी एसेट क्वालिटी इंप्रूव की है, तमाम पैमानों पे अपनी गाइडेंस को एक्सीड करते हुए नजर आए हैं, सिर्फ NIM को छोड़कर। इस बार भी देखें तो NIMs जो हैं वो गिरते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रेशर बरकरार है स्टॉक प्राइस पे। 5% की गिरावट आप फिलहाल देख सकते हैं। एक बार अंशुल जी आप ही इस पे राय दीजिए। NIMs कमजोर तो जरूर हैं, स्टॉक भी गिरता हुआ दिख रहा है 150 के नीचे। क्या व्यू है कैनरा बैंक पे? कैनरा बैंक सुबह हमने ओपनिंग कॉल में बाई भी दिया था और फटाफट इसने टारगेट अचीव किया, लेकिन उसके बाद रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। जो बॉक्स का ब्रेकआउट आया था अब उस बॉक्स के लो के आसपास खड़ा है 146.95। ये एक मेजर सपोर्ट है, प्रोबेबली इसको टूटना नहीं चाहिए। अगर टूटता है तो फिर डाउनसाइड खुलेगी, नहीं तो 146.95 रीटेस्ट करके वापस ऊपर की तरफ चल देगा। तो ये एक मेजर सपोर्ट है, मोस्ट लाइकली ये प्रोटेक्ट होना चाहिए और यहाँ से बाउंस बैक बनना चाहिए। जी क्या व्यू रखते हैं आप फिलहाल सरकारी बैंकों में, और यहाँ पर आपका पसंदीदा शेयर कौन सा होगा? क्योंकि देखिए PNB के नंबर्स आए थे, वो भी इतने अच्छे नहीं रहे, स्टॉक में भारी गिरावट, कैनरा बैंक के नतीजे जो है वो निराश कर रहे हैं। क्या यहाँ पे प्राइवेट बैंक्स में पोजीशन लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा? अगर हम छोटी से मीडियम अवधि में देखें, आपकी क्या रीडिंग बन रही है अर्निंग्स पे? रिजल्ट खराब आए हैं। नहीं, ये सवाल गौरांग जी से। सॉरी। तो सृष्टि जी देखिए, मेरी एक विचारधारा रही है और ये मेरी निजी विचारधारा है। देखिए, एक तिमाही में या शायद 2 तिमाही में किसी भी क्षेत्र की कोई भी प्रकार की कंपनी हो, दिग्गज, मझौली या छोटी, कुछ कारणों को लेकर के दबाव आ सकता है। आप कैनरा बैंक की बात कर रहे थे, मार्जिन्स में जो दबाव है वो शायद मेरे ख्याल से एक तिमाही में जो अंतर होता है कॉस्ट ऑफ लेंडिंग एंड कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, उसको लेकर के थोड़ी बहुत असमंजस परिस्थिति है। और मैं किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करूंगा कि नहीं आप निजी क्षेत्र बैंक्स को ही देखिए या फिर सिर्फ सरकारी बैंकों को देखें। मैं तो ये कहूंगा कि आपको दोनों का मिश्रण और उसके साथ साथ मजबूत NBFCs का और एक मिश्रण जो है वो आपको पूरे वित्तीय ब्रह्मांड में रखना चाहिए और एक महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए पोर्टफोलियो का। तो मैं एक सूची रख देता हूं ताकि ईटीना और स्वदेश के दर्शकों को शायद थोड़ी बहुत सहूलियत हो जाए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, PNB, इंडियन बैंक और यूनियन बैंक, ये सभी पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। निजी क्षेत्र की बैंकों में तीनों दिग्गज नाम HDFC, एक्सिस, ICICI, कोटक, इंडसइंड बैंक में नतीजों में जो परिस्थिति थी वो थोड़ी बहुत कमजोर थी, लेकिन हमने हमारी निवेश की राय बरकरार रखी है। और उसके साथ साथ 2 या 3 छोटी बैंक्स हैं, फेडरल बैंक, सिटी यूनियन बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक। तो मैं ये कहूंगा सृष्टि जी कि ये पूरा मिश्रण रखना चाहिए और उसके साथ साथ मजबूत NBFCs को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है, उदाहरण तौर पे AU स्मॉल फाइनेंस और क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, ये दोनों माइक्रो फाइनेंस या स्मॉल फाइनेंस कंपनी के नतीजे भी काफी शानदार आए थे सृष्टि जी।
ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया गौरांग जी, आपने लिस्ट ज़रूर दे दी, क्योंकि देखिए ऐसे में जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी हैंड होल्डिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एकाएक अगर स्टॉक ऐसा टूटता है तो कहीं ना कहीं उनको भी गाइडेंस ज़रूर चाहिए होती है। पर चलिए फिलहाल इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं मत जाएगा, हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। बाजार को देखें तो यहाँ पर 100 अंकों की तेजी अब दिख रही है निफ्टी में 25,450 के करीब, और 60,000 के आसपास निफ्टी बैंक भी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन इस बीच में ब्रॉडर मार्केट में देखिए तो कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर आज दबाव है और नतीजों का प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है। एक और स्टॉक है KPIT टेक। शो की शुरुआत में हमने बताया भी था कि नतीजे काफ़ी कमज़ोर रहे थे और आज देखिए 5.5% कमज़ोर है। अंशुल जी, क्या राय है KPIT टेक को लेकर? तो KPIT टेक में डेली चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन आया है 1089 पे, जिसका पहला टारगेट 1050 था जो टेस्ट हो चुका है, बट दूसरा टारगेट 1005 रुपए का है जो प्रोबेबली आज या कल के सेशन में टेस्ट हो जाना चाहिए। स्टॉक एक्सट्रीमली वीक लग रहा है, 1005 तक आ सकता है नीचे से। करीब 45 रुपए की गिरावट और दिख रही है KPIT टेक में अंशुल जी को। इस बीच एक नतीजा है, कोरोमंडल के नतीजा है। कंसोलिडेटेड मुनाफा 508 करोड़ से घटकर 488 करोड़, कंसोलिडेटेड आय 6,935 करोड़ से बढ़कर 8,779 करोड़। ईबिटा मार्जिन देखिए यहाँ पर भी कमी आई, तो नतीजे यहाँ पर थोड़े कमज़ोर दिख रहे हैं। ये मुनाफा भी घटा है और मार्जिन भी घटते यहाँ पर दिख रहे हैं, हालांकि आय में थोड़ी सी ग्रोथ यहाँ पर दिख रही है। कोरोमंडल इंटरनेशनल को लेकर जिगर, आपकी राय क्या है? कोरोमंडल में जो हिसाब से अगर हम पिछले 4-5 दिन से प्राइस एक्शन देखें तो काफी नैरो रहा है, करीबन 2300 से लेके डाउन साइड में 2200 के जोन रहे, और काफी टाइम देखा गया कि नीचे जब स्टॉक टेस्ट हो रहा है तो विक काफी बन रहे हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं दोनों बाजू जो नैरो मूवमेंट है वो कंटिन्यू रह सकती है। इसमें जो फ्रेश मोमेंटम होगी, फ्रेश बाय जो होगा वो 2300 के ऊपर क्लोजिंग आती है डेली बेसिस के हिसाब से, तो ही इसमें देखने को मिलेगा, बिकॉज स्टॉक कंटिन्यूसली 200 दिन के पास एक सपोर्ट लेके बाउंस दे रहा है। तो एक बार 2300 के ऊपर क्लोज होता है तो ही एक बार 2300 के ऊपर हम एडवाइस दे सकते हैं कि हम बाय कर सकते हैं यहाँ पे। और इनकेस 2300 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो वो दौरान 2400 का एक टारगेट लेके चलेंगे और स्टॉप लॉस लगाएंगे 2250 के नीचे। तो ये रहा है कोरोमंडल इंटरनेशनल को लेकर, और नतीजे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह के रहे हैं। चलिए एक और अपडेट ये है ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल और हमारे साथ 3 एक्सपर्ट हैं जो लगातार आपको शेयरों को लेकर गाइड कर रहे हैं। अंशुल जैन है, गौरांग शाह है और जिगर पटेल हमारे साथ हैं। बाजार में आज हम देख रहे हैं कि मेटल में, पावर में, एनर्जी में अच्छा खासा तेजी का माहौल आज आपको नजर आएगा। मेटल में तो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस है। हिंदुस्तान कॉपर आप देखिए करीब 20% ऊपर जाके अभी ये सर्किट पर लॉक हो गया है। कल भी ज़बरदस्त तेज़ी बनी, और कल ही क्यों, अगर हम पिछले साल भर में देखेंगे तो लगभग 190% की तेज़ी हिंदुस्तान कॉपर के शेयर में हो चुकी है। तो इसको छोड़ देते हैं, अब तो खैर वैसे भी सर्किट पर है। लेकिन एक बार जरा आप टाटा पावर का शेयर लेकर आइए। टाटा पावर के शेयर में देख रहे हैं कि आज फिर से तेज़ी है 3% की, और लगातार तीसरा सत्र है जब ये शेयर चल रहा है। लार्जली इन रेंज ही रहा है, 90-100 रुपए के आसपास की रेंज रही है पिछले साल भर में टाटा पावर की। फिलहाल डे हाई के आसपास आपको कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। गौरांग सर, टाटा पावर ने थोड़ा सा लोगों का पेशेंस टेस्ट किया है, हालांकि कैपेक्स के प्लान वगैरह काफ़ी तगड़े हैं, अलग अलग फ्यूचरिस्टिक कारोबार है इनका। आप देखेंगे चार्जिंग इंफ्रा हो गया, रिन्यूएबल हो गया, तमाम ऐसे सेक्टर में है। 25,000 करोड़ रुपए का इनका कैपेक्स का टारगेट है हर साल का। आप जरा बताएंगे सर कि टाटा पावर में क्या यहां से हम तेजी देखेंगे या फिर ये शेयर में ही, शेयर रेंज में ही रहेगा एक? अभिषेक जी, कल ही हमने एक शो किया मेरे ख्याल से कविता थपयाल जी के साथ और आपके सहयोगी विकास जी के साथ। 1 बजे का शो था, बजट शो था मेरे ख्याल से, इन्वेस्टमेंट आइडियाज बजट के लिए। तो कुछ 5 या 6 नाम दिए थे, उसमें से एक टाटा पावर भी था। बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है और अनुमानित लक्ष्यांक, अगर मुझे ठीक से याद है, तो अगर मेरी याददाश्त मुझे साथ दे रही है, तो करीबन 445 या 450 के आसपास के अनुमानित लक्ष्यांक है। शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसी के आसपास लक्ष्यांक है।
और मेरा ये मानना है अभिषेक जी कि जिस प्रकार से इन्होंने अपना जो ऊर्जा उत्पादन करने वाला कन्वेंशनल एनर्जी है वो तो ठीक ठाक काम कर रहा है, लेकिन जो सोलार में इन्होंने नक्शे कदम रखे हैं और जिस प्रकार से इनका कामकाज हो रहा है, बहुत ही बेहतरीन योगदान बैलेंस शीट पर आएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशंस और क्लीन एनर्जी पर ध्यान दे रहे हैं। परमाणु से जो ऊर्जा उत्पादन करने की बात पिछले वर्ष बजट में माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी ने करी थी, मेरे ख्याल से उस पर इस बजट में यानी कि रविवार को 1 फरवरी को थोड़ा बहुत और स्पष्टीकरण आएगा, ये मान के चलता हूं। तो अगर लंबी अवधि का निवेश है तो बने रहें, नहीं है तो आप कर सकते हैं टाटा पावर में। ठीक है, टाटा पावर में 400 रुपए से ऊपर के टारगेट हैं। इस बीच शारदा क्रॉपकेम के नतीजे आ गए हैं। थोड़ी छोटी कंपनी है, 10,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप इसका होगा, लेकिन बड़े गजब के नतीजे आए हैं। प्रॉफिट के फ्रंट पर अगर आप देखेंगे तो इनका प्रॉफिट 31 करोड़ से बढ़कर 145 करोड़, 5 फोल्ड ईयर ऑन ईयर। थोड़ा बेस छोटा जरूर था, लेकिन फिर भी बढ़िया दमदार इनके प्रॉफिट हैं। अगर हम आय की बात करें तो 929 करोड़ रुपए से बढ़कर 1289 करोड़ रुपए शारदा क्रॉपकेम के ये प्रॉफिट के आय के आंकड़े निकल के आए हैं। तो दोनों फ्रंट पर फिलहाल अच्छे नतीजे लग रहे हैं। और अगर हम शेयर को देखेंगे तो लगातार 3 सत्र से ये शेयर चल रहा है। राय आपसे ही लेना चाहेंगे इस पर। गौरांग सर, एक फंडामेंटल जरा व्यू दीजिए। वैसे तो जितने भी एग्रोकेमिकल पेस्टिसाइड वाले जो कंपनीज हैं एग्री रिलेटेड, वैल्यूएशन वाला कंफर्ट तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको ये कंपनी कैसी लगती है सर, और नतीजों के बाद आप क्या राय देंगे? देखिए, क्षेत्र अच्छा लगता है। पहले तो डिस्क्लोजर है अभिषेक जी हमारे तरफ से, इसका क्षेत्र से यानी कि एग्रोकेमिकल्स या फिर क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स की अगर आप बात करें तो वहां पर कुछ कंपनियां हैं जहां पर खरीदारी की राय है। उदाहरण तौर पे यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड जो अभी यूपीएल के नाम से जाना जाता है। थोड़ी बहुत कवरेज पीडीलाइट पर भी है हमारी, जो इस क्षेत्र से थोड़ा बहुत ताल्लुक रखता है। शारदा क्रॉपकेम एक छोटी कंपनी है, मेरे ख्याल से एक स्मॉल कैप कंपनी है। कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। अभिषेक जी की खरीदारी करे, बेचे या बने रहे। लेकिन हाँ, मैं ये मान के चलता हूँ ये जो आंकड़े हम देख रहे हैं वहां पर कोई एक मुक्त एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम या कोई एक मुक्त मुनाफा नहीं है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। शानदार नतीजे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या ये सिलसिला नतीजों का बेहतरीन जो इन्होंने रिपोर्ट किए ये आगे जा करके भी बना पाते हैं कि नहीं। लेकिन ये क्षेत्र बहुत ही अच्छा है। ये जो एग्रोकेमिकल्स और क्रॉप प्रोटेक्शन का जो क्षेत्र है वो सरकार की नीतियों के कारण मेरे ख्याल से काफी बेहतरीन रुझान लेकर के आ सकता है आने वाले भविष्य में। ठीक है, शारदा क्रॉपकेम को लेकर ये भी हो गया। इस बीच आप देखिए गो फैशन को लेकर खबर आई है कि कंपनी ने 460 रुपए प्रति शेयर के भाव पर बायबैक को मंजूरी दी है। 400 रुपए के प्राइसेस हैं फिलहाल, शेयर करीब 4% नीचे हैं। और गो फैशन में ये बायबैक को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है। हालांकि जो ही ये खबर आई, शेयर ये उसके बाद ही ये इसने गोता लगाया है 65 करोड़ रुपए के शेयरों के। अच्छा, तो छोटा सा बायबैक है, ठीक है। शायद एक्सपेक्टेशन रही होगी साइज वगैरह को लेकर या फिर प्राइस को लेकर। 460 के प्राइस पर आ रहा है और अभी ये शेयर थोड़ी देर पहले 420 रुपए के आसपास था, वहां से गिर के अब ये 400 रुपए के आसपास आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं लक्ष्मीकांत शुक्ला। लक्ष्मीकांत शुक्ला जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। लक्ष्मीकांत जी, एक राय आप ना मुझे एस्कॉर्ट्स पर दीजिए, क्योंकि एस्कॉर्ट्स में देख रहा हूं कि दिन के निचले स्तर पर आके ये कारोबार कर रहा है और गिरावट इसमें हो गई है अब 5-5.5% के आसपास की। और लगातार हम फॉल देख रहे हैं, करीब करीब 4,000 रुपए के आसपास के लेवल से गिरते गिरते 3300 रुपए के आसपास के भाव आ गए हैं। सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे आपको शेयर ये नजर आएगा एस्कॉर्ट्स का। हालांकि जो इनके दिसंबर बिक्री के आंकड़े आए थे वो तो काफी हेल्दी थे, तो समझने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर रीजन क्या है। लेकिन आप जरा चार्ट देखिए, बताइए जिनके पास मान लीजिए होल्डिंग है लंबी अवधि के लिए, अपना स्टॉप लॉस अब कहां पर लगा कर रखे वो, और अपने ट्रेड्स बताइए साथ में आप। गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, और सभी को भी मेरा गुड आफ्टरनून। सो यहाँ पर हमें एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिला है। उसी के मद्देनजर यहाँ पे एक फॉलो थ्रू सेलिंग भी देखने को मिल रहा है। वीकली के चार्ट्स पे भी यहाँ पर बेरिश कैंडल फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो अब जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 3250 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है।
और अगर 3250 के लेवल्स टूटते हैं तो यहाँ से फर्दर ये जो करेक्शन है आने वाले समय में बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। फिर जो नेक्स्ट लेवल है मुझे लगता है कि फिर 3090 का हमें वो भी देखने को मिल सकता है। तो जिनके पास पहले से है तो मुझे लगता है कि 3250 का स्टॉप लॉस लगाकर चलें। अगर उसके नीचे की क्लोजिंग होती है तो फिर यहाँ से एग्जिट करना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी भी ओवरऑल सेंटीमेंट बेरिश है। मुझे लगता है और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पर 200 डीएमए का देखने को मिल रहा है, जो कि अभी फिलहाल 3520 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब तक ये इसके नीचे रहता है तब तक जो सेलिंग प्रेशर है वो कंटिन्यू हो सकता है एस्कॉर्ट लिमिटेड में। स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो जो हमारे रिकमेंडेशन रहेंगे वो दोनों ही बाय साइड के लिए हैं। सबसे पहला है डिलीवरी। सो यहाँ पर काफी लंबे समय बाद एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड लोअर लेवल से देखने को मिल रहा है, और एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेक थ्रू भी आज के सत्र में डिलीवरी ने दिया है 410 के ऊपर। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अब एक एक पुल बैक मूव हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा, जो कि इस स्टॉक में जो हमारा जो टारगेट है 430 वहां तक ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस रखना है 399 का, और हमारा टारगेट रहेगा 430 का। दूसरा स्टॉक है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। कल के सेशंस में यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू हमें डबल बॉटम पैटर्न के ऊपर देखने को मिला था, और हालांकि आज उस हिसाब से जो मोमेंटम आना चाहिए वो आया नहीं है, बट हमें लगता है कि अगर ये अपने लोअर लेवल से इंटेक्ट रखता है तो यहाँ पर एक आने वाले समय में एक तेजी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 158 का, और अगर ये मोमेंटम गेन करता है तो जो एक्सपेक्टेड टारगेट है वो भी 173 तक आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑल राइट, तो चलिए ये कुछ काउंटर्स हैं जो कि ध्यान में ज़रूर रखने हैं, और देखते हैं कि किस तरीके से आगे एक्शन पैन आउट होता है। बट जी हाँ, आज की जो तेज़ी है उसका श्रेय आप मेटल काउंटर्स को ही देंगे, क्योंकि अब टाटा स्टील की तेज़ी अब बढ़कर 4.5% की हो गई है। वहीं अगर हम बात करें तो अन्य मेटल काउंटर्स जैसे कि हिंडाल्को, JSW स्टील, इनमें भी बहुत अच्छा एक्शन है। बट एक बार एक्सिस बैंक पे भी राय ले लेते हैं, क्योंकि एक्सिस बैंक में भी अगर हम देखें तो 3.5% की तेजी है। और अंशुल, कुछ ही दिनों पहले नंबर्स आए थे और नतीजों के बाद हमने देखा था 3-4% की तेजी थी, फिर 1-2 दिन थोड़ा सुस्त हुआ, फिर से तेजी का रुख पकड़ रहा है। 1350 के ऊपर तो ऑलरेडी है, क्या व्यू रखें यहाँ पे? अंशुल शायद आप म्यूट पे हैं। सॉरी, देखिए एक्सिस बैंक में स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करूंगा। आज सुबह हमने अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी बाय रिकमेंड किया है, तो क्लाइंट्स के पास लॉन्ग हो सकता है। इसमें 81 वीक्स का कप हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट आया है 1338 रुपए के आसपास, जिसका बेयर मिनिमम टारगेट 1550 रुपए है। तो उसी कड़ी में हम छोटे छोटे ब्रेकआउट्स प्ले करते रहते हैं। आज भी एक ब्रेकआउट बना है जो प्रोबेबली इसको 1390 1395 तक ले जा सकता है, वहां पे कंसोलिडेशन होगा और फिर नेक्स्ट लेग ऑफ मूव बनेगा। बट जो पूरा पैटर्न बना है 81 वीक्स का, वो 1550 से 1600 रुपए तक जा सकता है। तो इसको छोटे इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेड्स की जगह 3 से 6 महीने का अगर स्विंग ट्रेड लेके छोड़ देते हैं तो 1550 रुपए तक के टारगेट आराम से मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो 1550 के टारगेट्स जो हैं पोजिशनल बेट अगर आप एक्सिस बैंक पे ले तो बड़े टारगेट्स यानी मौजूदा स्तरों से भी लगभग 200 रुपए की अपसाइड फिलहाल अंशुल देख रहे हैं। बट मेटल्स की चाल में थोड़ा पार्टिसिपेट NMDC भी करता हुआ दिख रहा है, हालांकि आयरन और सबसे बड़ा एक्सपोजर है इनका। पर जिगर, क्या व्यू रखें आप NMDC पे, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छी तेजी है फिलहाल? NMDC में अगेन एक जो ट्रेंड लाइन वीकली बेसिस पे अगर हम देखें 7 जुलाई 2025 से करंटली वही जो एक चैनल का ट्रेडिंग चल रहा है करीबन देखे वही ट्रेंड लाइन पे बार बार सपोर्ट लेता है और एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। और रिसेंटली अभी भी वही चीज हमने देखी कि जो बॉटम करीबन 76 पे बना था वो अलाइन हो रहा था मंथली पीवट के साथ, और साथ में ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी था और ब्रेकआउट हमें 80 के ऊपर देखने को मिला। सो यहाँ पे स्ट्रेटेजी डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की रहेगी, बट थोड़ा सा स्टैगर्ड मैनर में कर सकते हैं, क्योंकि जो 2 दिन से लगातार 4 से 5 पॉइंट की रैली देखी है तो एक पुलबैक आ सकता है 1-2 दिनों में। तो 82 से 85 के जोन में बाय ऑन डिप स्टैगर्ड मैनर में कर सकते हैं, और 78 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगेगा, और मोटा मोटी ऊपर में हम 90 से 92 के लेवल्स NMDC में एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
चलिए एनएमडीसी यहाँ पे एक हल्का पुलबैक आ सकता है, बट उसमें आपको खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए, ये राय फिलहाल एनएमडीसी पे आती हुई। पर चलिए फिलहाल इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं में जाएगा। ब्रेक के उस पर हमारे एक्सपर्ट से उनके बीटीएसटी और एसटीबीटी आइडियाज भी हम समझेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। उससे पहले आगे बढ़े उससे पहले दीपक फर्टिलाइजर के नतीजों पे नजर डाल लेते हैं। कंपनी की जो आय है वो बढ़कर आई है, 2830 करोड़ आय आई है 2579 करोड़ के मुकाबले। मुनाफे को देखें तो मुनाफे में यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है, 253 करोड़ से घटकर मुनाफा 141 करोड़ आ गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और आय में बढ़ोतरी और मुनाफे में गिरावट यहाँ पे दिख रही है। स्टॉक देखिए 4.5% टूट गया है। इस पर एक राय ले लेते हैं। एक बार राय अंशुल जी आप दे दीजिए। दीपक फर्टिलाइजर को लेकर नतीजे तो कमजोर दिख रहे हैं और स्टॉक भी काफी कमजोर है, बताइए क्या करना चाहिए सर यहाँ पर? तो दीपक फर्टिलाइजर में भी एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन बना है 1134 रुपए पे। फ्रेश शॉर्ट्स लेना चाहें तो यहाँ पे माल बेच के चल सकते हैं। नीचे में मेजर सपोर्ट 1065 के आसपास है, उसी को टारगेट की तरह यूज करना चाहिए। अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो 1155 रुपए का आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो फर्टिलाइजर को लेकर ये राय आ गई है। अब आगे चलते हैं और मारुति के मैनेजमेंट से खास बातचीत कर लेते हैं। तीसरी तिमाही के नतीजों पर मारुति सुजुकी के मैनेजमेंट से खास बातचीत करते हैं और FY26 के लिए ग्रोथ गाइडेंस क्या है, साथ ही आगे डिमांड को लेकर क्या आउटलुक है, इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राहुल भारती। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा होगा सर डिमांड को लेकर, क्योंकि यहाँ पर डिमांड को लेकर वापस से एक कंसर्न बिल्ड होती दिख रही है। चौथी तिमाही जो मौजूदा वित्त वर्ष है उसमें किस तरह की डिमांड की उम्मीद कर रहे हैं? FY27 के पूरे साल के लिए किस तरह की डिमांड की उम्मीद रखनी चाहिए? और जिस तरह से ग्रोथ गाइडेंस दिए गए हैं इंडस्ट्री की तरफ से, वो क्या कह रहे हैं, उससे क्या संकेत मिल रहे हैं? और क्या आउटलुक में भी किसी तरह का आप लोगों ने बदलाव किया है क्या राहुल जी? फिलहाल अगर हम Q4 की बात करें तो जो जीएसटी का मोमेंटम था वो अभी भी चल रहा है और हमारे शोरूम्स पर बहुत अच्छी डिमांड है। और इस समय तो हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम अपनी फैक्ट्री में और कारें बनाएं और उनको कस्टमर्स तक, शोरूम्स तक पहुंचाएं। Q4 तक तो हम जितना बना पाएंगे उतनी सारी गाड़ियों की बिक्री हो जाएगी, ऐसा हमें विश्वास है। आगे चल के एक सस्टेन्ड लेवल ऑफ डिमांड कितना रहता है उसकी हमें थोड़ी सी समीक्षा करनी है। अभी हम जीएसटी का जो करंट बहुत जबरदस्त मोमेंटम आया है उसको हम थोड़ा सा हम इंतजार कर रहे हैं कि वो उसके बाद स्टेबलाइज लेवल ऑफ डिमांड हम देखें। तो अगले 2-3 महीने में हम डिमांड आउटलुक की समीक्षा करेंगे, लेकिन हमारा मानना है कि 7% सालाना वॉल्यूम ग्रोथ तो होनी ही चाहिए। ओके, तो चलिए, तो ये आपने बता दिया है, लेकिन एक चीज़ सर ये पूछनी थी कि आप लोगों ने स्मॉल कार सेगमेंट के लिए 10% एनुअल ग्रोथ की बात कही थी। अब FY26 में पूरा साल जब खत्म होगा तो इस सेगमेंट को लेकर आप कहां पर एंडिंग देख रहे हैं? और साथ ही FY26 किस तरह का लग रहा है आपको स्ट्रक्चरली? क्या ये भी नया फाइनेंशियल ईयर जो होगा वो भी आपको बेहतर लग रहा है क्या? स्मॉल कार्स में पिछले आप मान के चलिए कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 का जो अगर हम अप्रैल टू जुलाई की बात करें, क्योंकि अगस्त में ये अनाउंसमेंट आई थी 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ने जीएसटी के बारे में अनाउंसमेंट की थी। अप्रैल टू जुलाई स्मॉल कार्स की ग्रोथ थी -4.5%। और Q3 में अगर हम बात करें जीएसटी के बाद, तो अक्टूबर से दिसंबर का जो 3 महीने का काल है, इसमें हमारी स्मॉल कार में ग्रोथ हुई 24.5%।
तो -4.5 से +24.5 29% का स्विंग आया। इतना जबरदस्त पॉजिटिव रिस्पांस दिया स्मॉल कार कस्टमर्स ने जीएसटी रिफॉर्म को, और Q4 में भी ये चल रहा है। अभी भी स्मॉल कार्स की डिमांड है जो हम नहीं सर्विस कर पा रहे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी अपनी कैपेसिटी बढ़ा के ये स्मॉल कार डिमांड हम मीट करें। आगे चल के हमें समीक्षा करनी है कि सस्टेन लेवल पे ये कितनी डिमांड रहेगी। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। अब क्लोजिंग की ओर जा रहे हैं, वक्त नहीं है, लेकिन आपने ये अपने जो आउटलुक है, डिमांड का जो पूरा सिनेरियो है, ये हमारे दर्शकों को बता दिया है आपने। थैंक यू आपका सर। चलिए मारुति पर एक राय, टेक्निकल नजरिया ले लेते हैं। फंडामेंटल राय तो हमने ली थी गौरांग सर से। लक्ष्मीकांत जी भी हमारे साथ है। लक्ष्मीकांत जी, मारुति इस गिरावट के बाद कैसी दिख रही है? क्या यहाँ पर एंट्री करनी चाहिए क्या? सर अनम्यूट कीजिएगा, फिर मारुति पर हम आपकी राय सुन पाएंगे। हाँ जी, हाँ सॉरी। काफी लंबे समय की गिरावट के बाद ये स्टॉक अपने 200 डीएमए लेवल को रिटेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 14,300 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एक लेवल हो सकता है जहां पे यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। तो 14,300 का लेवल काफी महत्वपूर्ण रहेगा मारुति के लिए। अगर यहाँ पर कोई रिवर्सल पैटर्न बनता है तो एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव हमें फिर से दोबारा स्टॉक में देखने को मिल सकता है। फिर जो अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 15,300 के आसपास दिखाई दे रहे हैं, बट इसके लिए मारुति को 14,300 के लेवल को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी रहेगा। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न बनता है तभी एक पुल बैक मूव आएगा। अभी फिलहाल ऐसे कोई पैटर्न बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं जहां से अभी बाइंग की सलाह दें, बट जिनके पास पहले से है वो 14,300 के स्टॉप लॉस के साथ एक इसको होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है, 14,300 रुपये का स्टॉप लॉस होगा आपके लिए मारुति में, और 14,300 के आसपास ही इनका 200 डीएमए का लेवल भी है, 14,343 का। तो देखते हैं कि क्या शेयर ये संभलता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया। 17,300 से गिरते गिरते 15,000 के भी नीचे के भाव मारुति में आ गए हैं। लेकिन चलिए, अब समय ज़्यादा नहीं बचा है, 7 मिनट के आसपास समय बचा है आज के सत्र में। फटाफट कुछ बढ़िया बीटीएसटी एसटीबीटी के ट्रेड समझ लेते हैं। शुरुआत अंशुल जी आपसे करेंगे। आपकी बीटीएसटी की स्ट्रेटजी क्या होगी? कौन से शेयर आप खरीदने की सलाह देंगे? सर मैं एसटीबीटी पे जाऊंगा वीकनेस के ही साथ। अभी थोड़ी देर पहले विश्वमोहन जी ने पूछा भी था, केपीआईटी 1050 पे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, 1040 आ गया है। इसी स्टॉक को मैं एसटीबीटी देना चाहूंगा। 1005 का सपोर्ट भी है, और ये जो फ्लैग ब्रेकडाउन आया है इसका टारगेट भी 1005 है। तो 1040 पे शॉर्ट कर सकते हैं। 1005 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट रहेगा, और स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए 1075 का। 1005 का टारगेट, 1075 का स्टॉप लॉस। केपीआईटी टेक को यहां से भी शॉर्ट करने की सलाह। 5.5% नीचे टूट के दिन के निचले स्तर पर यह शेयर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। जिगर पटेल जी, आप भी आपके पास क्या बाई का सौदा है या फिर आप भी शॉर्ट करेंगे? डेफिनेटली बाय का ही सौदा है, बिकॉज जो हिसाब से स्टॉक का नाम है बीपीसीएल है। बीपीसीएल में करीबन अगर हम लास्ट 2 दिन का ट्रेडिंग सेशन छोड़े तो एक वीकनेस थी, कंटिन्यूसली मंथली पीवट के नीचे ट्रेड कर रहा था, करीबन 360 के नीचे। और हाल फिलहाल में एग्जैक्टली 100 दिन के एवरेज के ऊपर एक कंसोलिडेशन के बाद एक कहीं ना कहीं हमें जो लेवल था 360 का वो रीगेन करता हुआ दिखाई दिया है। और अवरली चार्ट पे अगर देखें तो कहीं ना कहीं एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट विथ ट्रमेंडस वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे बीपीसीएल में। तो बीपीसीएल में खरीदारी करने की राय रहेगी। 362 के नीचे एक स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में 375 से 360 का टारगेट देख सकते हैं हम बीपीसीएल। ठीक है, 362 बहुत ही नजदीक का आपका स्टॉप लॉस है। 4 रुपए नीचे का 375 ये पहला टारगेट होगा बीपीसीएल के लिए। इसको लॉन्ग करने की सलाह है। लक्ष्मीकांत जी, फटाफट आपके रिकमेंडेशन आपकी साइड पर हैं। जी, हमारी नज़र बीएचईएल पर है। कल के सेशन में अच्छा ट्रैक्शन लोअर लेवल से देखने को मिला था, और आज के सेशंस में भी इसने जो अपसाइड के मूव है वो बरकरार रखे हैं। हालांकि ऐसा कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं आया, बट मुझे लगता है कि कल के सेशंस में जिस तरीके से इसने अपने 100 डीएमए लेवल को रिक्लेम किया है, तो एक अपसाइड का मूव शॉर्ट टर्म बेसिस पे देखने को मिल सकता है।
तो अभी फिलहाल ये 260 के पास चल रहा है, तो यहाँ पर करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं। 256 का स्टॉप लॉस रखना है, और जो अपसाइड के टारगेट हैं वो हमें 268 तक आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, BHEL बोला आपने लक्ष्मीकांत जी ना, BHEL ना? हाँ हाँ, BHEL। हाँ ठीक है, BHEL को लेकर ये व्यू था। 260 रुपए के आसपास के भाव हैं। अंशुल जी, इटर्नल को लेकर जरा आप व्यू दीजिए। इटर्नल में लगातार दूसरे दिन हम बाइंग देख रहे हैं, वो तो ठीक है, 275 रुपए के आसपास के प्राइजेस हैं, थोड़े बहुत बाउंस आ रहा है, लेकिन क्लोजिंग बढ़िया देने जा रहा है शेयर। ये डे हाई पर ही है, 275 277 का आज का हाई बना है इसमें। तेजी के इसमें ट्रेड्स कैरी करें इटर्नल में? तो 275 का मेजर रेजिस्टेंस है, वहीं पे आके क्लोज कर रहा है, वहीं पे 20 डे मूविंग एवरेज भी है, बट स्टॉक में पोटेंशियल है 50 डे मूविंग एवरेज 288 रुपए तक बाउंस बैक करने का। तो एक बार के लिए BTST लेके जा सकते हैं, बट 288 रुपए पे फिर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, उसको एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से BTST कर रहा है, स्टॉप लॉस छोटा लीजिए 271 का, और टारगेट लीजिए 288 रुपए का, और 288 रुपए पे बुक कर लेना चाहिए। ये तो 288 रुपए तक अगर ये आता है इटर्नल तो ज़रूर बुक कर ले, ऐसा अंशुल जी को लगता है। एक राय एशियन पेंट्स पे ज़रूर लेना चाहेंगे कि कई नतीजों के बाद लगातार गिर रहा है। लक्ष्मीकांत जी, फटाफट से एशियन पेंट्स पे बता दीजिए, आज भी 4% टूटा हुआ है, रिकवरी के कुछ साइन दिख रहे हैं क्या आपको? जी विश्वमोहन जी, अभी तक ऐसे कोई रिकवरी के साइन एशियन पेंट नहीं दिखा रहा है। अभी तो फिलहाल ये अपने 200 DMA लेवल के नीचे ही आ गया है, और जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है वो भी काफी बेरिश है। बेरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, तो फर्दर करेक्शन यहाँ से भी पॉसिबल है। 2400 के अगर नीचे फिसलता है तो जो नेक्स्ट लेवल है वो 2320 तक आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लक्ष्मीकांत जी को लगता है अगर 2400 के नीचे फिसलता है तो 2300 तक भी आने की संभावनाएं यहाँ पर बन रही है। शुक्रिया करेंगे आप दोनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स दी, गाइड किया कि उन्हें क्या करना चाहिए, और बेहतरीन ट्रेडिंग पिक्स दी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला क्लोजिंग कॉल्स के लिए। चलिए हम अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखिए तो बाजार को, तो निफ्टी की जो क्लोजिंग हो रही है करीब करीब 75 अंकों की बढ़त के साथ हो रही है, 25,400 के ऊपर। तो यहाँ पर लगातार तीसरा सत्र है जहाँ पर बाजार मजबूती के साथ बंद हुआ है। हालांकि तेजी कुछ समय पहले तक काफ़ी अच्छी दिख रही है, तेजी थोड़ी कम ज़रूर हुई है, लेकिन चलिए हरे निशान में बंद हो रहा है। निफ्टी बैंक की तेजी आज भी काफ़ी अच्छी थी। अभिषेक, जैसा शुरुआत में बाजार की जब क्लोजिंग की शुरुआत कर रहे थे उस दौरान कहा था कि डिप में बाई करनी चाहिए, निफ्टी बैंक में स्ट्रेंथ ज़्यादा दिख रही है, उस दौरान बढ़ा भी और 60,000 के आसपास अटकता हुआ निफ्टी बैंक दिख सकता है। अंशुल जी हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा था, उसी के आसपास निफ्टी बैंक अटकता भी दिख रहा है। करीब करीब 350 अंकों की मजबूती के साथ 59,950 के आसपास निफ्टी बैंक बंद होता हुआ दिख रहा है। चलिए बढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो टाटा स्टील मेटल से लगातार सपोर्ट मिल रहा है अच्छे नतीजों के बाद। L&T शानदार तेजी, करीब करीब 4.25% की तेजी के बाद। एक्सिस बैंक में भी रैली जारी है, अच्छे नतीजों के बाद जो रैली शुरू हुई थी वो आज भी कंटिन्यू होती रही है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, हालांकि ऑटो स्टॉक्स पर दबाव है, लेकिन टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में अच्छी तेजी के साथ ये काउंटर बंद हुआ है और निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों की लिस्ट में टॉप 5 में ये स्टॉक भी है। इटर्नल 3% की मजबूती, थोड़ी और तेजी हमारे एक्सपर्ट्स ने अभी बताई थी कि थोड़ी और तेजी बची हुई है। एनटीपीसी में 3% की तेजी, हिंडाल्को मेटल सारे चल रहे हैं। कोल इंडिया में अच्छी मजबूती आज के सत्र में दिखी है। जो लैगार्ड था, जो दबाव बनाने का काम कर रहे थे, उसमें एशियन पेंट्स करीब 4% गिरकर बंद हुआ है। एसबीआई लाइफ नतीजों के बाद यहाँ पर भी दबाव बना है, करीब 3.25% की गिरावट। ये इंटरग्लोब में 3.25% की गिरावट। नतीजों के बाद मारुति सुजुकी में भी देखिए 3.25% की गिरावट। और ओवरऑल ऑटो सेक्टर के ज़्यादातर स्टॉक्स कमज़ोर भी नज़र आ रहे थे। टाटा कंज्यूमर आज भी यहाँ पर 2.5% के आसपास की गिरावट है। आईटी में, टीसीएस में, दिग्गजों में सबसे ज़्यादा गिरावट टीसीएस में दिखी, परसिस्टेंट में गिरावट थी। कुछ वायदा वाले स्टॉक्स पर भी नज़र डाल लेते हैं फटाफट से कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन बनते हुए दिख रहे हैं। एबीबी अच्छी तेजी, 8% से ज़्यादा की तेजी। ग्लोबल, इनकी जो ग्लोबल पेरेंट कंपनी है उसके नतीजे, ऑर्डर बुक इतने दमदार थे, उसका फ़ायदा यहाँ पर इंडियन यूनिट को भी देखते हुए मिला है। नैल्को में अच्छी तेजी, ऑयल इंडिया, अदानी ग्रीन जैसे स्टॉक से सोने चांदी में रफ्तार है, उसका फायदा एमसीएक्स को मिलता लगातार दिख रहा है। आज भी 4% से ज़्यादा की तेजी के साथ ये काउंटर बंद हुए हैं। लेकिन इस दौरान गिरावट कहाँ पे आई है, कहाँ पर बिकवाली सबसे ज़्यादा? तो खराब नतीजों के बाद केपीआईटी टेक
6% से ज़्यादा गिरा। जो लूजर्स वाली लिस्ट है वायदा बाजार की, उसमें केपीआईटी, केनरा बैंक, लॉरस लैब, केनरा और केपीआईटी में कमजोर नतीजों का दबाव रहा। केनरा बैंक तो आज 5% गिरकर बंद हुआ है। चलिए इसी नोट पर क्लोजिंग कॉल्स को खत्म करेंगे। निफ्टी 25,418 पे बंद होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। मुझे, सृष्टि को और अभिषेक को भी दीजिए इजाजत। अभिषेक थोड़े थके नजर आ रहे हैं। चलिए इसी नोट पर क्लोजिंग कॉल्स को खत्म करेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कल आपके लिए क्या मौके होंगे बाजार पे, पूरी डिटेल्स होंगी आपके पास बाजार इस ब्रेक के छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं।